नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत ये आज आपका या ये कह लो डे नंबर 8 होगा, या ये आप लेक्चर नंबर 8 भी कह सकते हैं। इसमें हम अपना रिवीजन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो, इसमें हम रिवीजन सबसे पहले कहाँ कर रहे हैं, अगस्त का 2022 से और अप्रैल 2023 तक लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको 2022 तक ही उसको पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगस्त से दिसंबर तक का पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, यदि आपको बताया जाए कि ये तो आपका डे नंबर 8 होगा, और एक और आपका डे आएगा, डे नंबर 9। यदि आप इस डे नंबर 9 के तहत देखेंगे तो आपका जो 2022 का करंट अफेयर रहेगा अगस्त से दिसंबर तक का, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। लगभग ये कह लो कि आप 285 क्वेश्चन के आसपास इसमें सारे ही बनेंगे टोटल। जो हमने 1 से लेकर 8 तक के डे हमने पूरे करे हैं यहाँ पर, इसमें 9 तक, जो हम 9 तक पूरा करेंगे उसमें आपके केवल और केवल 285 सवाल बनेंगे। उन्हीं से ही थोड़ा सा ध्यान रखना, उसी में ही आपका क्या है, सब कुछ आपको उसी में से ही मिल जाने वाला है ज्यादातर। क्योंकि स्टैटिक जीके का भी पार्ट इसमें मैंने कवर किया है, करंट अफेयर को साथ साथ लेकर, और जो एडिटोरियल आते हैं उनको भी मैंने वहां पर समाहित करने का वहां पर प्रयास किया था। तो देखो, ये जो आपका वीडियो है आपका पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपका यूपी पीएससी के लिए। और इसमें भी जो 14 मई का पेपर होने वाला है पीसीएस का, ये सबसे ज्यादा उसके लिए यूजफुल होगा। और होने के लिए देखो, यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए यूजफुल होगा। जैसे आपका आरओ होगा, एआरओ होगा, बीओ का भी अटका हुआ है सब पेपर, और जीआईसी का भी अटका हुआ है। तो इन सब के लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो देखो, इसका स्रोत क्या होगा। स्रोत जो होता है इसका, वो है संसद टीवी, भारत सरकार का ही है, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस इसके स्रोत होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन श्रृंखला को और लेके बढ़ते हैं आगे। तो आज 211 सवाल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 210 सवाल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके 7 वीडियो तक। तो देखो, इंडिया फेम 2022 का सम्मेलन क्या होती है, इंडिया फेम कैसे काम करती है, और किस कारण इसका सम्मेलन हुआ। तो इसमें हुआ क्या है, देखो, जो हमारे रसायन होते हैं, रसायन पेट्रो, जो हम रसायन कृषि के खेती वगैरह में या कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, उसके लिए ये सम्मेलन होता है। तो अर्थात इंडिया फेम का जो संबंध है वो रसायन से संबंधित है। तो क्या है कि तो हाल ही में इंडिया फेम 2022 का सम्मेलन आयोजित जो हुआ है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ। अब ये ध्यान रखना है कि थीम जरूर पूछनी है। थीम पूछ लेता है आपसे कि थीम क्या होगी। तो थीम ध्यान रखना है कि विजन 2023 और 2030, रसायन पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण करना है। और इस बार इसका जो संस्करण आयोजित हुआ है ये 12वां संस्करण है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में कि ये वार्षिक होता है द्विवार्षिक होता है, तो यहाँ पर आप फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि ये जो सम्मेलन आयोजित होता है ये द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है। उद्देश्य है देश को रसायन उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और इस क्षेत्र में निवेश और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि रसायनों का चौथा बड़ा उत्पादक है कौन, भारत। तो विश्व स्तर पर भारत जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक, ये कह लो कि विश्व में चौथा बड़ा उत्पादक देश है। इसका मतलब सबसे पहले कौन है, यूएसए, दूसरा स्थान आपका जापान का आएगा, और फिर तीसरा स्थान आपका चाइना। तो ये आपका इसमें स्थिति बनेगी। अब भारत रंगों अर्थात डाई का दूसरा बड़ा निर्माता भी है और निर्यातक भी है। और वैश्विक उत्पादन का ये 16% उत्पादित करता है, ये भी ध्यान रखना है। हम वैश्विक जो रंगों का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं, हम सबसे ज्यादा वो वैश्विक उत्पादन में हम 16% उत्पादन, वैश्विक उत्पादन में हम योगदान देते हैं। वैदिक घड़ी की आधारशिला रखेगी। देखो, वैदिक घड़ी कैसी है, क्या कार्य है। तो यदि कोई भी वस्तु पहली बन जाती है विश्व में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये भी आपकी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई। देखो, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है, एमपी में। एमपी का एक जिला है उज्जैन, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। तो उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई, अर्थात विश्व की पहली वैदिक जो घड़ी बनी है वो कहाँ बनी है, वो उज्जैन में रखी गई। वैदिक घड़ी समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी, जिसमें दिन के 24 घंटे के मुहूर्तों में बांटा जाएगा। 300 साल पुरानी जीवा जो आपकी जीवाजी है वेधशाला में इसकी आधारशिला रखी गई है। 300 साल पुरानी है हमारी ये जीवाजी वेधशाला, इसी में इसकी आधारशिला रखी गई। इस वेधशाला का निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसमें द्वितीय और जोड़ लेना, क्योंकि कुछ जो निर्माणाधीन थी या कि कुछों का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने कई जगह करवाया था, जयपुर में भी इन्होंने ही करवाया था, और उज्जैन में भी इन्होंने ही करवाया था। तो कब करवाया था, 1719 ईस्वी में इन्होंने ये करवाया।
मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन का संबंध क्या है? देखो, मथुरा यूपी से रिलेटेड है। यूपी का एक जिला है मथुरा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक ये ध्यान रखना है कि कब तक को मथुरा वृंदावन को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने की घोषणा की है। तो इसी वजह से ये न्यूज में है कि पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को शून्य कार्बन पर्यटन घोषित करने की घोषणा की गई है? तो मथुरा। कब तक करेंगे? 2041 तक इसकी आधारशिला रखी गई है। तो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है। और इस क्षेत्र से 252 जलाशयों और 24 वनों को पुनर्जीवित भी किया जाएगा। जो जलाशय सूख गए हैं या खत्म होने के कगार पर हैं या ये कह लो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। और उसी प्रकार से वन, जो 24 वन थे उनको में जो वो विलुप्ति के कगार पर है किसी भी कारण से, जैसे मान लो वहां पर कटाई ज्यादा हो गई, तो उनको भी फिर से पुनर्जीवित करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। बाल दिवस इंपोर्टेंट है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। किसकी याद में? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ये आप ध्यान रखना है। तो 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म, और इन्हीं के जन्म दिवस की याद में ही बाल दिवस मनाया जाता है। तो वो बाल दिवस इन्हीं के याद में क्यों, जन्म दिवस की याद में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनका जो लगाव था वो बच्चों से बहुत ज्यादा था, और इसी वजह से इन्हीं की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक में आप देखते हैं, जो ये मान लो एक तरीके से ये हमारा भारत मान लो, इस तरीके से ये, तो जो हमारे ये देश हैं आपके, जैसे आपका नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार, और थोड़ा नीचे आएंगे तो श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका बैठेगा। तो ये जो देश है, इन देशों का समूह है, क्षेत्रीय देशों का संगठन है बिम्स्टेक। और इसकी जो कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? तो इसकी जो मेजबानी की है वो स्वयं भारत ने की, और बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और इसमें भारत के साथ साथ कौन कौन शामिल हुए? तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें भाग ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं वही इसमें क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। इसमें 5 दक्षिण एशियाई देश भी हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। और दक्षिण पूर्व एशिया से थाईलैंड और म्यांमार आता है। इसका मतलब इस प्रकार बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 7। तो बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या आपको यहाँ पर 7 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्थात नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें क्या लिया है? भाग लिया है। नेक्स्ट है झारखंड। तो देखो, झारखंड ने हाल ही में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि आप कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण कितना होना चाहिए? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आरक्षण 50% से अधिक जा रहा है तो वो एक तरीके से उल्लंघन की सीमा में, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को 50% से बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार सरकार ने ईडब्ल्यूएस को बढ़ाया था, और ईडब्ल्यूएस लगाकर इसमें क्या कर दिया गया? इसमें अब जो हमारा आरक्षण है वो लगभग केंद्र में 59% हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। वही उसी प्रकार से जिस प्रकार से संसद ने या केंद्र सरकार ने बढ़ाया था ईडब्ल्यूएस को, उसी प्रकार से झारखंड ने भी अपने क्षेत्र में जो गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 77% तक बढ़ाने का यहाँ पर विधेयक पारित किया है। अब इसमें एससी में देखो 12% है, एसटी में 28% हो गया इस प्रकार, और ओबीसी में 12%, और ईडब्ल्यूएस में जो बनेगा वो आपका 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 77% तक आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किस राज्य ने किया है? तो झारखंड है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ प्रोस्पर्टी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पर्टी का अनावरण कहाँ किया गया? किसने किया? इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपने पीछे देखा होगा 2021 का पेपर या 2022 का पेपर में भी देखा होगा। अक्सर इस तरह के स्टैचू जितने भी हैं वो लगभग पूछे गए। पीछे जो था वो आपका राजस्थान वाला पूछ लिया था। तो पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का शिलान्यास कहाँ किया है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी 128 फीट ऊंची। ये कांसे की प्रतिमा है। और किसको समर्पित है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो समर्पित है वो ये जो प्रतिमा होगी, ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को समर्पित होगी। 2-3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक।
ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। इसकी बनी हुई है कांसे की। और किसको समर्पित है? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा को ये समर्पित होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विधेयक दिवस, इसे बोलते हैं नालसा। तो नालसा जो होता है ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधेयक दिवस जो मनाया जाता है, विधिक दिवस, वो प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य क्या है? कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोगों को कानून के बारे में जागरूक करना होता है। तो देखो, यदि आप नालसा की फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होता है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इसे नालसा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 नवंबर 1995 को था। इसी वजह से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया भी जाता है। तो अब इसके लिए देखो, अधिनियम भी कब लाया था? अधिनियम लाया गया था 1987 में, लेकिन जब इसकी स्थापना कब हुई जाकर? 1995। तो ध्यान रखेंगे कि नालसा की जो स्थापना हुई है वो किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो नालसा की स्थापना 1987 के अधिनियम के तहत हुई। और कब हुई फिर? 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो इस 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा? तो व्यापार मेला जो लगा है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था उसका कौन सा संस्करण था? तो 41वां था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। और थीम जरूर ध्यान रखना है आपको कि थीम क्या होगी। तो थीम जो है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। साथ इसका मतलब वोकल फॉर लोकल, हमें अपने लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देना है और उन्हीं लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल तक लेकर जाना है, अर्थात वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच बनानी है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखो। तो किसने शुरुआत की है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की? जो शुरुआत की है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जो करेगा वो चेन्नई में करेगा। देखो किसके द्वारा हुआ है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। और कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। और इसकी जो कुल लागत आएगी वो 1424 करोड़ रुपए होगी। और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। पीपीपी मॉडल का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पर ध्यान रखना है कि पीपीपी मॉडल क्या होता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कहाँ शुरू होगी? देखो इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि इंपोर्टेंट क्यों होगा? एक तो आप देखो, दुनिया की पहली सबसे लंबी क्रूज सेवा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो हाल ही में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। तो डिब्रूगढ़ से असम के बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया। और इसकी जो शुरुआत होगी वो कब से की जाएगी? वो 10 जनवरी 2023 से की जाएगी। इसका मतलब इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हो जाएगी का मतलब ये है कि हम किसका वो पढ़ रहे थे? 2022 का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब 10 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत होगी। और सुंदरबन डेल्टा से होते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क तक होती हुई जाएगी। और देखो ये जो यात्रा होगी, आप ये मान लो कि लगभग 52 दिन की ये यात्रा होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो हरियाणा में किया गया। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2016 में। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो शुरुआत हुई तो 2016 में हुई। और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया गया वो हरियाणा में मनाया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। अब देखो इंपोर्टेंट है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अंचिता को दिया जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? शरत कमल अंचिता को दिया जाने की घोषणा की है। और शरत कमल अंचिता जो है, इनका जो संबंध है वो किससे है? वो टेबल टेनिस से। तो कुछ खिलाड़ियों के खेल, जो भी कौन सा खिलाड़ी भी कौन सा खेल खेलता है उसका ध्यान रखना है आपको कि किसका किससे संबंध है। शरत कमल अंचिता का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो सीसीआई बोलते हैं इसको, सीसीपीआई बोलते हैं इसको, सीसीपीआई अर्थात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान रहा वो 8वां रहा। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वो जो जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से इसे वार्षिक प्रकाशित किया जाता है। तो तीन संस्थाएं मिलकर सीसीपीआई को जारी करती हैं। और कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो 59 देशों का इसमें सर्वे किया जाता है, जब जाकर इसका यहाँ पर रैंकिंग या इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें चौथा स्थान डेनमार्क का रहा है।
जो कि पहला माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं इसके, अर्थात पहले 3 स्थानों पर कोई है ही नहीं। तीसरा स्थान डेनमार्क का है, जब जाकर आप इसे ये कह सकते हैं कि पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। अभी ध्यान रखना है कि कभी आपको स्टेटमेंट में सीधा पूछते हैं कि प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं, आप थोड़ा-सा यहाँ पर अंदाजा लगाकर चलना, और अंदाजा आप जब भी लगा सकते हैं जब आपको अच्छे से आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा हो। नेक्स्ट है आपका, विश्व में ग्रीन हाउस गैस 92% उत्सर्जन इन्हीं 59 देशों के द्वारा किया जाता है। अब देखो सबसे ज्यादा इसमें इसका मतलब इसमें होएगा कौन? इसमें आपका यूएसए भी है, इसी में आपका चाइना भी होगा, क्योंकि बिना इनके तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करना भी बड़ा संभव सा हो जाएगा, और इसी में इंडिया भी होगा। तो ये तो आपके के इसमें देश होने ही वाले। तो इसमें चीन का जो स्थान है वो 51वां, और अमेरिका का जो स्थान है इसमें 52वां स्थान है। और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत का जो स्थान है वो 9वां है। तो इसका मतलब ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत का स्थान 9वां, यूएसए जो बैठा है वो 52वें स्थान पर, और चाइना जो बैठा है वो 51वें स्थान पर बैठा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप इस पर कि इसे दिया गया है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है, यह पुरस्कार कार्लोस सोरा को दिया गया है। यह एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक है, ये मैंने शायद पीछे भी आपको करा दिया था। कार्लोस सोरा को दिया गया। तो देखो जो इसका जो हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ था वो अ, गोवा में हुआ था, अर्थात भारत के गोवा राज्य में इसका आयोजन हुआ सत्यजीत रे अचीवमेंट पुरस्कार का। अब देखो ये जो है कार्लोस सोरा को तो दिया गया, लेकिन ये जो पुरस्कार है इन्होंने एक तरीके से नहीं लिया, इनकी जो बेटी थी, इनकी बेटी ने उसको लिया था यहाँ से, इनकी एवज में। तो इन्हें 53 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित होगा उसमें सम्मानित किया गया है। होमर शब्द, देखो शब्द जो वगैरह होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना कि होमर शब्द कैसा है, क्या काम करता है, कि सबसे ज्यादा कौन सा शब्द पिछले 2022 में यूज किया गया था। तो होमर शब्द एक तरीके से ये मान लो कि जैसे हथौड़ा होता है ना, उस तरीके का कार्य करता है। तो होमर शब्द, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया है, तो वो यहाँ पर बताया जाता है कि होमर शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये शब्द गेम वर्डले में से एक उत्तर था, जो कि डिक्शनरी का वर्ष सबसे अधिक चर्चित शब्द बना रहा। तो इसका मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2022 का सबसे चर्चित शब्द कौन सा रहा? तो होमर शब्द रहा था। नेक्स्ट है एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड, किसको दिया गया, क्या कार्य है इसका, वो देखते हैं। तो देखो हाल ही में भारतीय देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है, अर्थात किसको दिया गया? तो भारत को दिया गया। फैमिली लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग में कि हम किस तरीके से अपनी फैमिली को आगे लेकर चल चल सकते हैं, उसमें हम क्या कोई लीडरशिप का रोल भी अदा कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर ये सब कुछ बताता है। यह अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ये जो सम्मेलन हुआ था ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया है, अर्थात मनसुख मांडविया ने ही इसमें जाकर इसमें भाग लिया था। यंग प्रोफेशनल स्कीम, तो यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है? देखो हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, और इस भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश होगा। उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर ऐसे युवा जो 18 से 30 वर्ष के हैं, वे वर्ष के ब्रिटेन में जाकर 1 वर्ष तक मतलब कह लो ब्रिटेन में जाकर रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम का संबंध किससे? ऑप्शन भी दे सकता है, भारत ब्रिटेन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान तो नहीं होगा, भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वहां पर ध्यान रख सकते हैं कि यंग प्रोफेशनल स्कीम जो जारी की गई है वो दोनों तरफ से, अर्थात भारत और ब्रिटेन के द्वारा जारी की गई है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022, इसमें क्या है देखो, तो हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक आई है वो 61वीं आई है। यह इंडेक्स विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित रेडिनेस परिदृश्य को दर्शाता है। यह अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था है, और पोर्ट लून्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। तो अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था है कौन? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पोर्टू लेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और पिछले वर्ष भारत की जो रैंक थी वो 67वीं थी। इसका मतलब हमने अपनी रैंक में काफी हद तक सुधार भी किया है। जो हमारी पिछले बार रैंक थी 67, वो आज हमारी रैंक कितनी हो गई? 61वीं हो गई है। इसके 4 स्तंभ होते हैं, तो 4 स्तंभ देखो, प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव। वहां पर इन चीजों को देखा जाता है, और उसी के आधार पर ये अंदाजा लगाया जाता है कि फिर
इस प्रकार से किस देश को कितनी रैंक देनी है, और पहला स्थान इसमें यूएसए का रहा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं हम जीपीआई, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो क्यों है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि ये न्यूज में है, और न्यूज के साथ साथ इसकी जो मीटिंग होगी 2023 में वो भारत में ही होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो सत्र के लिए इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और जीपीआई, जीपीआई पहल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को स्मार्ट करने और मानव केंद्रित विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। और इसकी जो जीपीएआई की स्थापना हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 15 जून 2020 को हुई थी। और इस संगठन के में जो देश हैं वो 25 देश हैं, और भारत इसका क्या है, संस्थापक देश, अर्थात जब इसकी स्थापना हुई थी तो जब ही भारत इसमें था। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, देखो 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जम्मू में हुआ। इसका जम्मू में इसका आयोजन हुआ। इसका संस्करण कौन सा था, तो 25वां इसका संस्करण था। थीम क्या है, थीम नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना है, अर्थात नागरिकों को, उद्योगों को और सरकार को एक साथ करीब लेकर आना। और 24वां संस्करण जो हुआ था इसका, वो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखना है, 25वां ई गवर्नेंस का 25वां संस्करण जम्मू में हुआ, और जो इसका 24वां संस्करण था, 24वां संस्करण हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया गया। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन। तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो वो इम्पोर्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि यूपी स्पेशल है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का 2022 का उद्घाटन किया। तो कहाँ हुआ, तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो हैकाथॉन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है, और इसमें 22 अफ्रीकी देश के छात्र छात्र भाग ले रहे हैं, अर्थात 22 अफ्रीकी देश के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग देखो आप कहते हैं ये लगभग 55 देश हैं अफ्रीका में, तो यहाँ से 55 देशों में से 22 अफ्रीकी देश यहाँ पर भाग ले रहे हैं। 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव, दक्षिण कोरिया देश में 10 भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, अर्थात ये 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित। तो ध्यान रखना है कि 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारत और सियोल के दूतावास में किया गया है। इसमें सबसे पहले हिंदी फिल्म पद्मावत को दिखाया गया था। नेक्स्ट है आपका नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास 2022। तो नसीम अल बहर किसके बीच होता है, देखो नसीम अल बहर जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और ओमान की नौ सेनाओं के बीच होता है। ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1993 में हुई थी। इस वर्ष इसका 13वां संस्करण जारी हुआ है। तो बस दो तीन पॉइंट यहाँ पर याद रखना। नसीम अल बहर, मेन पॉइंट तो इसका यही है, देखो नसीम अल बहर जो युद्ध अभ्यास होता है वो किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच। अब यदि ये भी पूछ ले कि किन कौन सी सेना के बीच होता है, तो नौसेना के बीच होता है। और शुरुआत कब की गई थी, 1993 में की गई थी। ज्यादा से ज्यादा संस्करण पूछ सकता है, तो इसका 13वां संस्करण है। पूर्णिमा देवी बर्मन, तो पूर्णिमा देवी बर्मन क्या है, देखो पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इनका संबंध कहाँ से है, असम से। इसलिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये भारत से ही हैं। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा, यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया। और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यूएनईपी द्वारा ये जो पुरस्कार है, जो आपका ये आप देख रहे हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो पुरस्कार है वो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, देखो प्रति वर्ष, ये वर्ष है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मीराबाई बहनों के सम्मान में किया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था, तो 1981 में इसे पहली बार मनाया गया था। सोनजल 2022 महोत्सव, तो सोनजल 2022 महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, कहाँ ये मनाया जाता है, तो सोनजल 2022 महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया, यह महोत्सव मनाया गया। सोनजल का अर्थ क्या है, सोनजल का अर्थ है इंद्रधनुष है, जिसका मतलब आशा, प्रेरणा और सौभाग्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए ये एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, अर्थात वो भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, अर्थात ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण जो है वो देखो इसी में ही छिपा हुआ है सब कुछ। जैसे आप ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया लगा लीजिए और हिंद से आप क्या लगाएंगे, हिंदुस्तान लगा लीजिए। तो यहाँ से आप अंदाजा लग जाएगा कि क्या किन के बीच है। जैसे आप देखते हैं ना, सिलिनेक्स, SLINEX, तो यहाँ भी आप अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे श्रीलंका, SI अर्थात श्रीलंका, और IN इंडिया, श्री इंडिया भारत, या श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर भी इसको अंदाजा लगा सकते हैं। यह युद्धाभ्यास राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ। ये ध्यान रखना है कि कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत में आयोजित हुआ, और भारत में भी कहाँ, भारत में राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में ये आयोजित हुआ। इस श्रृंखला का ये पहला अभ्यास था। नेक्स्ट है PT उषा। हाल ही में PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है, इसी वजह से ये न्यूज में भी है। और इन्हें भारत की उड़न परी प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की उड़न परी कौन है, तो PT उषा। भारत की प्योली एक्सप्रेस कौन है, तो भी PT ईसा, अर्थात इनको दो अन्य नाम भी मिले हुए हैं। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको दिया गया, तो गोलकुंडा की बावड़ी को यह पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को हाल ही में गोलकुंडा की बावड़ी को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना है जिसके संरक्षण के प्रयास किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। पुरस्कारों के लिए 6 देशों की 13 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसमें क्या है कि अफगानिस्तान, भारत, ईरान, नेपाल, चीन और थाईलैंड को भी शामिल किया जाता है। और उत्कृष्टता का पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को मिला है। तो ये ध्यान रखना है, उत्कृष्टता का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को, और जबकि जो यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार है वो मिला है गोलकुंडा की बावड़ी को। मेरिट का पुरस्कार जो मिला है, तो मेरिट का पुरस्कार डोम कोंडा किला और तेलंगाना, ये जो आपका डोम कोंडा किला है तेलंगाना में, और भायखल स्टेशन मुंबई को मिला है। तो मेरिट का पुरस्कार इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट है आपका डेविस कप, ये लास्ट होगा आपका क्योंकि 30-30 की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हाल ही में डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। तो डेविस कप का खिताब किसने जीता है, कौन हराया है, तो ये ध्यान रखना। तो डेविस कप का जो खिताब है वो किसने जीता है, खिताब कनाडा ने जीता है। किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हरा, और कनाडा ने इसे पहली बार जीता है। अर्थात अर्थात अब तक के इतिहास में कनाडा ने इसे पहली बार जीता है। तो ये तो हो गया आपका लेक्चर नंबर एक, और इसका लेक्चर नंबर बचता है 9। उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसमें सवाल लगभग जो 285 सवाल, देखो 240 तो यहाँ तक हो गए। बचे कितने, तो बचे आपके 45 लगभग। तो जो हमारे यहाँ 45 सवाल लगभग बचे हुए हैं उनको मैं आपको अगली वीडियो में, अर्थात पार्ट नंबर 9 कह लो या डे नंबर 9 कह लो, उसमें मैं आपको कंप्लीटली इसको पूरा करा दूँ। अब देखो, यदि आपको रिवीजन के लिए लेक्चर की आवश्यकता है, तो PDF की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। नहीं तो आप देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको, वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी 7 लेक्चर तक वहां पर PDF अपलोड करते हैं। और ये जैसे ही आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा इसके बाद इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। अब यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो रिवीजन के लिए, मोस्टली देखो रिवीजन ही मस्ट है आजकल, तो क्योंकि बहुत कम ही समय बचा है हमारे पास। और तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स की आवश्यकता है। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।